नमस्कार। चुनाव परिणाम का इंतज़ार सबको है और कल 4 जून के दिन सुबह से ही सबकी निगाहें मोबाइल और टेलीविज़न या जो भी माध्यम है समाचार पाने के उस पर लगातार लगी रहेंगी। और लोगों को निश्चित तौर पर जो लोग चाहते हैं सत्ता में परिवर्तन, उनको उम्मीद होगी कि इंडी गठबंधन को बहुमत मिले और अगर नहीं मिलेगा तो उनको निराशा हाथ लगेगी। सपोर्टर की बात करें, राजनेताओं या राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बात तो छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आम जनता की बात करें तो जिनको सत्ता में परिवर्तन की उम्मीद थी, उनको निराशा हाथ लगेगी। अगर बीजेपी और एनडीए को ज़्यादा सीटें मिलती हैं और इसके उलट होता है तो इसके सब एनडीए के समर्थकों को निराशा हाथ लगेगी। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत चुनाव जब शुरू हुआ था उस समय एक ऐसी चाल चली जिसमें पूरा का पूरा विपक्ष उलझ कर रह गया था और वो चाल थी अब की बार 400 पार। तो लोग इस बारे में चर्चा नहीं कर रहे थे कि बीजेपी और एनडीए 400 सीट मतलब हारेगा या जीतेगा, बल्कि ये बातें कर रहे थे कि 400 सीटें मिलेंगी इसे या नहीं मिलेंगी। हालांकि विपक्ष ने पूरी कोशिश की। चुनाव से पहले कमज़ोर और हताश, परेशान और बिखरा हुआ दिखता विपक्ष चुनाव के मध्य में दूसरे तीसरे चरण से आते आते काफ़ी एकजुट हुआ, काफ़ी मोमेंटम बना और ऐसा लग रहा था कि विपक्ष इस बार 2019 और 2014 के मुकाबले 2024 में मोदी के सामने, ब्रांड मोदी के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। लेकिन 5वें, 6वें और 7वें चरण आते-आते वो जो एकजुटता थी या वो जो कह सकते हैं कि वो जो प्रभाव दिख रहा था विपक्षी एकजुटता का मतदाताओं पर, वो जो रुझान दिख रहे थे, उसमें अंतर आया और कहीं न कहीं एग्ज़िट पोल को थोड़ा-सा अगर थोड़ा-सा भी सही मानकर चलें तो ऐसा लगता है कि एनडीए को जीत मिल जाएगी। अब सवाल मैं ये नहीं कहने जा रहा हूँ इसमें कि एनडीए जीतने वाला है या इंडी गठबंधन जीतने वाला है। मेरे एक वीडियो पर किसी एक मित्र ने ये सवाल किया था कि आप इंडी अलायंस क्यों बोलते हैं? शायद वो इंडिया गुट के समर्थक हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इंडी अलायंस ही है। अगर आप इंडिया बोलते हैं तो अलायंस उसमें अलग से नहीं लगा सकते, क्योंकि INDIA जो है, वो लास्ट वाला जो ए है वो अलायंस के लिए है, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। या फिर आप इंडी अलायंस बोलिए या इंडिया बोलिए, तो इस तरह से उसका नाम है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से मैं 2-3 बातें करने जा रहा हूं जो बहुत ही जिस पर मुझे लगता है कि देश के राजनेताओं को, देश की जनता को, देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों को, सरकार को ध्यान में रखना पड़ेगा। जो भी सरकार सत्ता में आती है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इस समय विश्व स्तर पर भारत के सामने और साथ ही साथ दुनिया के सामने तमाम चुनौतियां हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने ये देखा है कि भारत वैश्विक मंच पर एक मजबूत पक्षकार, मजबूत मेंबर बनकर उभरा है और जिसकी भूमिका को तमाम देश, चाहे वो मध्य पूर्व एशिया के देश हों या पश्चिमी एशिया के देश हों या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ हों जिसमें यूएस और यूके या फ्रांस, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी और तमाम देश शामिल हैं, या फिर रूस और इधर पूर्वी एशिया के देश हों। भारत ने पिछले कई वर्षों में ये दिखा दिया है कि भारत अब अपने फैसले, जो भी वैश्विक स्तर पर फैसले लेने हैं, वो किसी एक की नाराज़गी को कारण मानते हुए नहीं लेगा। वो ये तय करेगा कि ये फैसला उसके अपने देश, अपने देशवासियों के हित में दीर्घकालिक रूप से है या नहीं है। तो इस तरह की जो सोच या इस तरह का जो टेम्परामेंट भारत के शासन में आया है, वो टेम्परामेंट इस समय जारी रहना बेहद ज़रूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक तरफ चीन काफ़ी सशक्त होकर उभर रहा है और चीन और रूस की दोस्ती भारत के लिए चिंता का विषय है। रूस भारत का एक बहुत पुराना और बहुत ही भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार रहा है और इसी वजह से दुनिया के तमाम देशों को, अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, तमाम देशों को नाराज़ करते हुए जब यूक्रेन में रूस के हमले को लेकर के जो जनरल असेंबली में, आम सभा में वोटिंग हुई थी, तो भारत ने अपने आप को उससे अलग कर लिया था। ना तो उसे सही कहा और ना ही गलत कहा, लेकिन भारत ने लगातार ये कहा कि ये जो मसला है यूक्रेन और रूस के बीच का, इसको मिल करके बातचीत के ज़रिए सुलझाया जाना चाहिए। उस समय थोड़ी बहुत सुगबुगाहट हुई भारत के बारे में, चौंका अमेरिका, चौंके पश्चिमी देश बाकी जगहों के, लेकिन किसी की तरफ से ये बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट नहीं आया। नहीं तो इससे पहले होता ये था कि अगर ऐसा नहीं किया तो हम प्रतिबंध लगा देंगे, मतलब धमकियां मिला करती थी भारत को कि ये किया तो हम ये कर देंगे। तो भारत डर जाता था और भारत वही करता था
कठपुतली की तरह नाचता था, जो दुनिया के तमाम जो सुपर पावर हैं वो कराना चाहती थी। लेकिन आज वो स्थिति बदली है। अब क्या हो रहा है कि जो बाइपोलर कंट्री थी, यानी दो ध्रुवीय विश्व था, जिसमें एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ रूस था, रूस के साथ ही कुछ देश थे, अमेरिका के साथ ही कुछ देश थे, तो ये जो दो ध्रुवों में बटा हुआ था, अब धीरे धीरे सिनारियो चेंज हो रहा है। आप देखें तो अमेरिका में डेमोक्रेसी और अमेरिका में जो शासन की व्यवस्था है वो सब कुछ कमज़ोर होती जा रही है। अगर ट्रंप के हाल के जो कदम है, ट्रंप के हाल के जो बयान हैं उनको देख लें, अगर ट्रंप इस बार राष्ट्रपति बन जाते हैं या नहीं बनते हैं तो उसको देख लें, तो इन तमाम इसको अमेरिका का जो मुद्दा है, दरअसल मैं आपको बताऊं, इस पर एक अलग से वीडियो करने की ज़रूरत है कि अमेरिका में डेमोक्रेसी, अमेरिका में शासन की जो शालीनता थी या कुलीनता थी वो सब अब ख़त्म हो रही है। और ये शालीनता कुलीनता हालांकि उनके अपने देश के लोगों और अपने देश तक ही सीमित थी। दुनिया के किसी और देश के साथ वो बहुत शालीन नहीं थे, ना रहे हैं और ना ही रहेंगे भविष्य में। तो वो कहीं ना कहीं अमेरिका कमज़ोर हो रहा है। रूस की अलग हालत पतली है, यूक्रेन के साथ लगातार युद्ध होने के कारण वो किसी तरह से कुछ देशों के साथ व्यापार करके अपनी अर्थव्यवस्था को ज़िंदा रख पा रहा है, या कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा में बनाए रख पा रहा है। तो इन परिस्थितियों में जब बिखर रही हैं तमाम शक्तियाँ, जब कमज़ोर हो रही हैं तमाम वो विश्व शक्तियाँ जिनका किसी समय बोलबाला हुआ करता था, ऐसे में एक तरफ जब चीन उभर कर आ रहा है, तो चीन का ठीक सटा हुआ पड़ोसी देश भारत भी उसी स्तर पर उभर पाएगा। ये तो अभी थोड़ा सा मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा होगा, क्योंकि चीन कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में, मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सपोर्ट में, या डिफेंस सेक्टर में, या दुनिया के देशों में उसकी अपनी जो सहभागिता है, या दुनिया के देशों को की उस पर जो निर्भरता है, इन सभी मामले में भारत से कहीं आगे है। लेकिन भारत ने ठाना है अगर कि हम 2047 तक अपने आप को विकसित राष्ट्र बना लेंगे, दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल हो जाएंगे, अभी हम टॉप 5 में हैं, तो ये संभव है। इसके लिए जो भी सरकार चुनकर आती है, कल जिसको भी फैसला मिलता है, मैंडेट मिलता है, उसको इस दिशा में काम करना पड़ेगा। और ये तभी, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके आधार पर आप दुनिया को ये बता सकते हैं कि भारत एक मजबूत, दृढ़ और सुव्यवस्थित कंट्री है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सकता है, जहां दुनिया के तमाम जो औद्योगिक ग्रुप हैं, समूह हैं, उनको आकर्षित किया जा सकता है। आप आइए, हमारे यहाँ सुरक्षित है सब कुछ, आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, फैक्ट्रियाँ लगाइए और उत्पादन कीजिए और उसको निर्यात कीजिए। कुछ कंज्यूमर आपको भारत में भी मिलेंगे, कुछ आपको दुनिया के अन्य देशों में मिलेंगे। गुणवत्ता आप उसी तरह की रखिए जो विश्व स्तर की गुणवत्ता आपने किसी वेस्टर्न कंट्रीज़ में या चाइना में या ईस्टर्न कंट्रीज़ में आपने रखी थी। तो इस तरह की चीज़ों से भारत में रोज़गार के अवसर का सृजन होगा, भारत की अर्थव्यवस्था लगातार सुदृढ़ और मजबूत होती जाएगी। लेकिन इसके लिए बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, बहुत सारे पहलू हैं, उन पर भी ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट होता है, राज्य के प्रयास होते हैं इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो वो गुजरात में इन्वेस्टर समिट किया करते थे। अब उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, बाकी और राज्य भी इन्वेस्टर समिट करते हैं और दुनिया के तमाम बड़े औद्योगिक समूहों को अपने देश में अपने राज्य में आमंत्रित करते हैं। तो इसमें केंद्र सरकार की इसमें कुछ भूमिका अहम हो जाएगी और केंद्र सरकार को ये तय करना पड़ेगा, या राज्य सरकारों की ही बात करें तो राज्य सरकारों को ये तय करना पड़ेगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो भी इंडस्ट्री आप अपने क्षेत्र में एस्टैब्लिश कर रहे हैं, लगा रहे हैं, उसमें आप ये ध्यान दें कि उसका सेंट्रलाइजेशन ना हो, यानी कि कुछ ही ज़िले या कुछ ही शहर विकसित रह जाएं और बाकी ज़िलों में विकास उतना ना हो पाए। तो इसका ध्यान देना पड़ेगा। अगर बुनियादी ढांचे की कमी है, सड़क संपर्क और बिजली, इंटरनेट कनेक्टिविटी या सिक्योरिटी और मेडिकल सुविधा, ये सारी चीज़ें जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जिसके लिए, जो कि इंडस्ट्री के लिए बेहद ज़रूरी है, तो इसके लिए एश्योर करना पड़ेगा ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो इन्वेस्टमेंट का और इक्वली डेवलपमेंट हो, सभी का विकास हो, सभी क्षेत्रों का विकास हो और जितने भी ज़िले हैं राज्य में या देश में, जितने भी राज्य हैं, सभी को समान रूप से आगे बढ़ने का, प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिले। उदाहरण के तौर पर पंजाब से लें अगर हम, पंजाब, इधर हरियाणा और उसके बाद आप आगे निकल जाइए महाराष्ट्र और गुजरात और उसके बाद साउथ में, तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर जो
छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्यों और कुछ राज्यों से पिछड़े, कुछ राज्यों से आगे हैं। तो ये जो असमानता है, इसको हमें ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसका फ़ायदा हमें जो माइग्रेशन होता है बिहार या उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से, ये माइग्रेशन रोकने में हमें मदद मिलेगी। माइग्रेशन रुकेगा तो उस क्षेत्र का समग्रता में विकास होगा। उदाहरण के तौर पर किसी एक पर्टिकुलर रीजन को ले सकते हैं आप। मान लीजिए कानपुर है, कानपुर के ग्रामीण क्षेत्र का कोई व्यक्ति अगर वहाँ से निकल कर कोलकाता में जाता है, कोलकाता में नौकरी करता है, तो 50,000 रुपये भी कमाएगा। और अगर वो 5,000 रुपये भी अपने क्षेत्र में नहीं खर्च करेगा, तो है तो वो उस जगह का, लेकिन उसका जो कंट्रीब्यूशन उस क्षेत्र की, अपने क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में है, वो नगण्य हो जाता है। तो ऐसी ऐसी वजहें हैं जिसके कारण देश का समग्रता में विकास बराबरी से नहीं, समानता से नहीं हो पाता है। इस पर बहुत ज़्यादा सीरियसली ध्यान देने की ज़रूरत है। और सबसे दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस दिशा में जो बाधा बन सकता है, वो है हमारे देश का सिस्टम। हमारे देश के सिस्टम में भ्रष्टाचार अभी भी बहुत बुरी तरह से व्याप्त है। इसको ख़त्म करने के लिए लोगों की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। बेहतर होगा कि जो विजिलेंस कंपनियां, विजिलेंस एजेंसीज़ हैं, जो निगरानी रखती हैं, एंटी करप्शन ब्यूरोज़ हैं, इन सभी की ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़रूरत है लोगों की काउंसलिंग करने की, ये समझाने की कि आपको जो तनख्वाह मिलती है उससे बहुत कम पैसों में लोग अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। ये पैसा आपको एक कह सकते हैं संभ्रांत व्यक्ति की तरह जीवन जीने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि पैसे कमाने और पैसे इकट्ठा करने की कोई सीमा नहीं है। तो जो काउंसलिंग है, मुझे लगता है कि लोगों को जब ये बताया जाएगा कि ये चोरी, भ्रष्टाचार, ये आपके जीवन को उन्नत नहीं बना पाएंगे। इससे बेहतर है कि आपको जितना पैसा मिलता है उसमें ही अपने परिवार का पालन पोषण करिए और अपने बच्चों को इस योग्य बनाइए कि वो आपके लिए गर्व का विषय हो, और जब आपका बुढ़ापे का समय हो तो वो आपके लिए सहारा हो। ऐसे संस्कार उनमें दीजिए, क्योंकि करोड़ों रुपए, जैसे उदाहरण के तौर पर अभी जो पुणे कार हादसा हुआ है उसकी खबरें आपने देखी होंगी, लगातार पढ़ रहे होंगे। माँ बाप ने करोड़ों रुपए की कार लेकर दे दी। बेटा 16 साल का था, नाबालिग था, शराब के नशे में था, पैसे का नशा था, और ऐसी दुर्घटना हो गई कि आज पूरा का पूरा परिवार बर्बादी की कगार पर खड़ा है। तो ऐसे इसके अलावा ब्रजभूषण शरण को ले लीजिए, जो कि उत्तर प्रदेश के नेता हैं और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे, जिन पर बड़े आरोप लग रहे हैं, सुनवाई अभी चल रही है। तो पैसा आप कितना भी कमा लीजिए, उसकी कोई सीमा नहीं है। लोगों की काउंसलिंग करने की बेहद ज़रूरत है कि पैसे से ही सब कुछ हासिल नहीं होगा। पैसा ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप उसके लिए अपना धर्म, ईमान, सच्चाई, निष्ठा, अपनी कुर्सी पर बैठते वक्त जो आपने वचन दिए होंगे, प्रतिज्ञा ली होगी, वो सब भूल जाइए। तो ये भ्रष्टाचार वाला जो कीड़ा है ना, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। इसको ख़त्म करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, और डंडे की चोट पर नहीं, इसके लिए कुछ तिकड़म अपनानी होगी। कैसे हो, किस तरह से हो, और या तो कुछ कड़े कानून हो। और लेकिन समस्या ये है कि अगर आपने मुझ पर नज़र रखने के लिए किसी एजेंसी को तैयार किया, और वो एजेंसी जब मुझे पकड़ती है, उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, तो मैंने उसको इतना रिश्वत दे दिया कि उसकी बोलती बंद हो गई और उसने आगे मुझे क्लीन चिट दे दिया। तो ऐसे में मतलब जिसको निगरानी करने की जिम्मेदारी दी जाए, अगर वो खुद उस भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा तो कैसे रखेंगे। तो इसलिए लोगों को समझाना ज़रूरी है कि भैया भ्रष्टाचार कम करो। का दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये है जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि राजनीतिक दल, चाहे भाजपा को सत्ता मिले या फिर कांग्रेस को या एनडीए या इंडी को, लेकिन जो विपक्ष में हो उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है सरकार से सही काम करवाने में। सिर्फ संसद भवन में शोर करने से सरकार सही काम नहीं करेगी। वास्तव में देश के हित में जो काम है, देश के लोगों के हित में जो काम है दीर्घकालिक तौर पर, उसको आप उठाइए और सही तरीके से उठाइए। सिर्फ जैसे उदाहरण के लिए, जब बीजेपी विपक्ष में थी, गैस के दाम बढ़ जाते थे, लगातार आंदोलन चलते थे और आलोचनाएं करते थे सरकार की, और जब वापस बीजेपी सत्ता में आई तो वही काम कांग्रेस कर रही है, तब बीजेपी इस बारे में चुप रहती है। तो ये जो पाले के इस तरफ होने के बाद नैतिकता कुछ और, पाले के इस तरफ होने के बाद नैतिकता कुछ और,
हालांकि मैं बहुत राम राज्य टाइप की बात कर रहा हूँ, कोई कहेगा कि राजनीति में संभव नहीं है, लेकिन मैं कुछ भी असंभव नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि सब संभव है, बस नियत और सोच हो तो जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो सही दिशा में सोचें, कंस्ट्रक्टिव रहें। और जो जो जिन्हें हार का सामना करना पड़ता है, आज अगर हार होती है तो अगले 5 साल बाद आपको फिर से मौका मिलेगा। उसके लिए तैयारियां करिए। आरोप प्रत्यारोप, ये वाली जो राजनीति है, इससे सिर्फ लोग लड़ते हैं और देश का नुकसान होता है, समाज का नुकसान होता है। तो एक छोटा सा प्रवचन था इस वीडियो में, और मुझे लगता है कि अगर समाज चाह ले तो देश बदल सकता है। और भ्रष्टाचार, जो कि एक बड़ी बीमारी है हमारे देश की, उस बीमारी को ख़त्म करने में समाज की भी भूमिका हो सकती है। सरकारों को इस बारे में सोचना पड़ेगा, सरकारों को इस दिशा में काम करना पड़ेगा कि कैसे लोगों को समझाया जाए कि भैया बस कर लो, बहुत ज़्यादा लूट के कहीं लेकर जाओगे नहीं, लेकिन लोगों का हक मारोगे तो लोगों की बद्दुआएँ लगेंगी, लोगों का काम नहीं करोगे तो लोगों की बद्दुआएँ लगेंगी, और उसका तुम्हें नुकसान होगा, खामियाजा उठाना पड़ेगा। कुछ इस तरह से लोगों को समझाना पड़ेगा। अब वो कैसे करना होगा, कौन करेगा, और क्या सिस्टम होगा इसको करने का, ये सरकारें तय करेंगी, जो सरकार सत्ता में आएगी। लेकिन जो भी सरकार कल मैंडेट पाने जा रही है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होंगी। दो बातें और करूंगा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर मुझे सत्ता तीसरी बार मिलती है तो अगले इस कार्यकाल में और ज़्यादा चौंकाने वाले डिसीजंस होंगे और काम होंगे। तो कौन से चौंकाने वाले डिसीजंस हो सकते हैं और कौन से चौंकाने वाले काम हो सकते हैं, इसको लेकर के आपके मन में क्या क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और फिर हम देखेंगे कि अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं तो क्या वही काम करते हैं जो आपने लिखे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।